Very warm welcome to Desirous YouTube channel. Friends, we are going to start with today's news and you can join me on live chat में आप ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे queries हो वो आप पूछ सकते हैं. And please share this video to all of your friends and to one जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि इस से और भी लोगों का जो है उसको फ़ायदा हो सके. ओके, उनकी प्रेपरेशन में. द हिंदू में हम स्टार्ट करते हैं. और हाँ, आज जो है ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि शाह फैसल जी ने जो है पॉलिटिक्स भी अब छोड़ दी है. एंड नाउ ही इज़ ट्राइंग टू कम बैक कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में वो फिर से ज्वाइन कर लें. जो कि अभी क्या है कि उनका जो है जो रेजिग्नेशन था वो 90 डेज हो गए हैं, अभी तक उस पर कोई बात चल नहीं रही. बिकॉज बहुत सारे ट्वीट्स थे जिस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इसीलिए उनको एक विंडो एक ओपन लग रहा है कि वो फिर से जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आके फिर से सबकी हेल्प कर सकते हैं. ओके, सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे जो है हर डिसीज़न एक राइट डिसीज़न नहीं हो सकता है. और चलिए स्टार्ट करते हैं. द हिंदू एडिटोरियल से इंटरनेशनल रिलेशन में आइसोलेटिंग चाइना इज प्रपोजिशन एंड द रियलिटी, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. और अदर टॉपिक है द मेन ब्रेक टू यूज इन इंडिया स्टील फ्रेम. इसके अलावा एडिटोरियल के अलावा आज हिंदू में आपको कुछ भी नहीं इम्पॉर्टेंट मिलेगा फ्रॉम द यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो आइसोलेटिंग चाइना, एवरी कंट्री जो है अभी पेंडेमिक टाइम में ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि चाइना को आइसोलेट करना है बिकॉज ऑफ दिस वायरस एंड ऑल. बट द रियलिटी क्या है, क्या चाइना आइसोलेट हो सकता है? देखो, चाइना और यूएस में वॉर चल रहा है. ओके, एवरीवन नोज अबाउट इट. डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट व्यूज़ हैं. बहुत ज़्यादातर कंट्रीज़ जो है चाइना से जो है अपने रिलेशनशिप रखते तो हैं, बट वो फियर के कारण होता है, लव के कारण नहीं. फियर किस तरीके का फियर रहता है उनको? होता है कि क्योंकि चाइना ने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, इकोनॉमिक बर्डन उनके ऊपर इतना आ गया है कि उनके चाइना के डेब्ट को जो है कैसे क्लियर करना है. तो इकोनॉमिक बर्डन हो गया, बहुत सारे कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट चाइना करता है. तो इस तरीके से जो है चाइना किसी भी कंट्री को अपने इकोनॉमिक बर्डन में रख के उसको इंटेंगल कर लेता है, पूरी चारों तरफ से उसको घेर लेता है. तो इस तरीके की चाइना की पॉलिसी रहती है. एक तो इस तरीके से इकोनॉमिकली इम्पीरियलिस्ट कर लेना. एक है चाइना का टेरिटोरियल वाइज, जैसे कि हांगकांग हो गया. हांगकांग में आपने देखा होगा वन कंट्री टू सिस्टम चल रहा है. ताइवान को ऐसे ही चाइना चाहता कर रहा है ना. और क्या हो गया कि देखो, अभी तो पार्सल आइलैंड्स हैं, स्पार्टले आइलैंड है, इसके भी पार्ट्स चाइना के पास है. 1970 से इसमें जो है इंटरफेरेंस है. साउथ चाइना सी को हमेशा से चाइना अपना क्लेम करने की कोशिश करता है. और जितने भी कंट्रीज़ हो गए, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, ये सब चाइना के इस एटीट्यूड से बहुत ज़्यादा परेशान हैं. ओके, सो और देखो चाइना किस तरीके से अटैक, अगर उससे किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप ख़राब हुए तो चाइना हमेशा एक यूनिलैटरल वे जो है अपनाता है. मतलब उसका ये है कि जो चाइना ने बोला दैट इज़ ऑल राइट, और अदर सब जो बोल रहे हैं उनकी बातें सब फालतू की हैं. और कॉम्प्रोमाइज़ एटीट्यूड तो चाइना में है ही नहीं. तो इस तरीके से है. अब देखो, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव चल रहा है, मैरीटाइम सिल्क रोड वाला चल रहा है, तो इसमें क्या हिडन और चीज़ें क्या हैं? इकोनॉमिक फैक्टर तो है, बट और चीज़ें क्या हिडन हो सकती हैं? नो वन नोज. इसीलिए इंडिया ने इतना साथ नहीं दिया. ओके, अब आते हैं हम कि जो है देखो, चाइना इज़ फार फ्रॉम बीइंग क्वारंटाइंस, तो हो ही नहीं सकता. सो हार्डली एनी कंट्री इन एशिया जो है कन्फ्रंट करना चाहती है चाइना को और यूएस का साइड लेना चाहती है. ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है. ओके, सो दीज आर द थिंग्स आर देयर. और इसमें ये है कि बहुत सारी कंट्रीज़ फिकल माइंडेड एटीट्यूड के भी हैं, जैसे कि हो गया ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया का क्या है कि ऑस्ट्रेलिया पहले चाहता था कि चाइना के अगेंस्ट जाकर यूएस, जापान और इंडिया वाले जो क्वाड उसमें था उसमें पार्ट लेना चाहता था. ओके, जो मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह चल रही थी. तो अब क्या हुआ, अब उसने सडनली यू टर्न ले लिया ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भाई देखो, उसका स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंगेजमेंट है विद चाइना और वो चाइना के अगेंस्ट नहीं जा सकता. तो ये ऑस्ट्रेलिया का एक फिकल माइंडेड एटीट्यूड दिखाता है. अब आते हैं हम एशियन कंट्रीज़ को. एशियन कंट्रीज़ कोई भी ऐसा एशियन कंट्रीज़ नहीं है. देखो, सब जानते हैं कि चाइना हैज़ अ प्रीडेटरी टैक्टिक्स, बट इसको कन्फ्रंट करना, इसके अगेंस्ट में ओपनली कन्फ्रंट करना, ओपनली
क्रिटिसाइज़ करना, बहुत सारे एशियन कंट्रीज इसको अवॉइड करते हैं। अब आता है चाइना का ईरान के साथ अभी जो नया बॉन्ड चल रहा है, इसमें 25 ईयर्स तक चाइना को जो है ईरानियन ऑयल मिलेगा लो प्राइस पर। तो इस तरीके से चाइना धीरे धीरे जो है ईरान की तरफ और सारी कंट्रीज की तरफ भी बढ़ रहा है। तो जियो बैलेंसिंग करना चाइना के डिसएडवांटेज में नहीं है, बिकॉज ये सोचना इंडिया का बहुत ही ज़्यादा एक मिसअंडरस्टूड चीज़ होगी। इंडिया को अगर चाइना के साथ कुछ करना है तो उसको अलग तरीके की अपनी स्ट्रेटजी जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, सो बिकॉज इंडिया के आइसोलेट कर देने से, वहाँ के प्रोडक्ट कर देने से, मैंने पहले ही बोला था, पहले भी ये एडिटोरियल कवर था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हार्डली 2% ही इन्वेस्टमेंट है। ओके, सो मेन ब्रेक टू यूज़ इन इंडियाज स्टील फ्रेम। यूपीएससी में जो है देखा जाए तो एक ऐसा कमीशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेयर है। बहुत सारा चीज़ें चल रही हैं, आपने देखा होगा ट्विटर पे यूपीएससी स्कैम वगैरह, बिकॉज हार्डली एनी पीपल हैव नॉलेज कि रिजर्व कैंडिडेट कैसे होते हैं। ओके, क्यों रखा जाता है और कोर्ट में मामला अटक गया, क्यों नहीं पूरा लिस्ट करा गया। तो इस तरीके से यूपीएससी स्कैम ऐसा कुछ होता नहीं है। ये हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो है कोई लूप होल्स नहीं रख सकते, हमारी गवर्नमेंट भी नहीं इसको बर्दाश्त कर सकती, बिकॉज अगर इसमें लूप होल हुआ तो पूरा सिस्टम जो है अपने कंट्री का वो ख़राब हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसकी जो है कह सकते हैं फेयरनेस पे हमेशा जो है ध्यान रखा जाता है। और हाँ, बट आफ्टर रिक्रूटमेंट जो है उनको वो मिसफिट हैं, डिसऑनेस्ट हैं, मिड करियर रिव्यू, ओके, ये सारी चीज़ें जो है इतना नहीं हो पाती हैं। ओके, और ये है कि देखा जाए तो हमेशा से ये रहा है, कोशिश रही कि हम कितने डाइवर्स लोगों को जो है इस कमीशन में ला सकें और अपने सिस्टम का पार्ट बना सकें। सो वाइल रिक्रूटिंग वन साइज फिट फार्मूला कहीं पे भी नहीं बैठता है। ओके, तो इसीलिए जैसे कि मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, तो मॉक टेस्ट में क्या होता है कि कुछ सर्टेन टाइप ऑफ मॉक टेस्ट इन द टाइप ऑफ इंटरव्यू होते हैं। तो आपको अगर एकदम ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है तब आप इंटरव्यू लीजिए, लेकिन क्या होता है कि आप एक सर्टेन टाइप ऑफ पीपल विद सर्टेन टाइप ऑफ माइंडसेट, आप उन्हीं के गाइडेंस में रहेंगे। हाँ, बेसिक गाइडेंस मिलना वो अलग बात है, लेकिन पूरा एक उसी डायरेक्शन को फॉलो करना वो डिफरेंट है। बिकॉज ज़्यादातर जितने भी जैसे 5 पीपल आए वहाँ पे मॉक इंटरव्यू लेने किसी भी कोचिंग में, तो 5 लोगों को सेम टाइप ऑफ जो है एडवाइस दी जाएगी। हार्डली थोड़ा सा डिफरेंस रहता है डिपेंडिंग ऑन देयर करियर बैकग्राउंड, बट वो वहाँ जाके वो वैसे ही वो रिएक्ट करने वाले, उनका सेल्फ जो है वो कहाँ रह जाएगा। ओके, सो इस तरीके से थोड़ा बहुत जो है अपने खुद को समझो, उसके बाद जो है इंटरव्यू के लिए जो है रेडी हो। ओके, खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। सो जो है वीडिंग आउट टेस्ट जो है प्रीलिमिनरी लेवल्स पे होता है, फिर मेंस पर होता है, इस तरीके से हर लेवल पे होता है। ओके, फिर जो है ये क्या है कि देखो लगभग जो है कितने लोग बैठते हैं। ओके, 7 to 8 लाख लोग बैठते हैं और हमेशा से ड्विंडलिंग टाइप ऑफ नेचर रहता है। कभी 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं पर बैठते बहुत कम है, इस तरीके से रहता है। लेकिन अगर देखा जाए केवल 4% ऑफ द कैंडिडेट जितने बैठ रहे हैं, केवल 4% ही चुने जाते हैं, लगभग 900 कैंडिडेट ओनली। ओके, सो अभी थोड़ा सा पहले देखा जाए कि पहले कैसे होता था। 1960s में लगभग जो है 15,000 से 20,000 कैंडिडेट बैठते थे, उनका प्रीलिम्स भी नहीं होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, प्रीलिम्स होने लगा और वो भी जो है आपका जो सब्जेक्ट होता था उसी के बेस पर प्रीलिम्स होता था। तो इस तरीके से होता था, पर धीरे धीरे जो है कोर्स में चेंजेस आने लगे और प्रीलिम्स पे फोकस ज़्यादा होने लग गया। और अभी देखो, अभी जो लिस्ट आई थी उसमें कितना हुआ था, जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन 304 कैंडिडेट वर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी और 78 थे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से। ओबीसी के इतने हो गए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन 150 थी। तो इस तरीके से सिलेक्शन हुआ है इस बार। ओके, और देखो फिजिकली हैंडीकैप लोगों को, विजुअली चैलेंज लोगों को, हर तरीके के लोगों को जो है डाइवर्सिफाइड वे में रिक्रूट किया गया है। और ये है कि लगभग देखो 739 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 739 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया हैं, तो उतने ही कलेक्टर और एसपीज होंगे। ठीक है,
अभी क्या बात चल रही है बहुत ज़्यादा, वो है कि डिस्ट्रिक्ट्स को छोटा छोटा कर दिया जाए, बिकॉज अगर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे तो कॉमन मैन इन डिस्ट्रिक्ट्स वो इजली जो है कलेक्टर या एसपी के पास जाके अपनी बात रख सकते हैं। और ऐसे काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज रीच होना, इतने पॉपुलेशन है और एकदम से रीच होना, सबकी बात सुनना, ये वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर एसपी के बस की बात नहीं होती। तहसील दिवस वगैरह होता है, बट जो है बहुत कह सकते हैं बहुत ही जल्दी जल्दी चीज़ें करी जाती हैं, और इतना लोग अपना जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तहसील दिवस में, बट इतना नहीं होता। ओके, अगर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगे तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं, बल्कि कम प्रॉब्लम्स रहेंगी, कलेक्टर्स और एसपी के पास कम काम रहेगा, तो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह मैनेज करना भी इजी रहेगा। ओके, और कुछ यंग ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो कि पूरा हार्ट एंड सोल लगा देते हैं पुअर लोगों की मिस्ट्रीज को हटाने के लिए, बिकॉज वो खुद ऐसे बैकग्राउंड से होते हैं जिनको उन्हें पता होता है कि क्या होता है, गरीबी क्या होती है। ओके, तो वो पूरा जब ऐसी सर्विस में आते हैं तो पूरे दिलो जान से वो लग जाते हैं। एंड दीज वर द थिंग्स वर देयर। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि देखो लगभग देखा जाए तो देयर आर मोर देन 15,000 ऑफ देम इन द कंट्री। कौन से हैं? ए नंबर ऑफ देम हैव नो डाउट डिस्टिंग्विश देमसेल्फ विद देयर रेडीनेस टू सर्व द नॉट सो लिटरेट एंड द पुअर। सो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सर्व करना चाहते हैं। और हाँ, ज़्यादातर क्या होता है कि बिकॉज इतना रेमेडी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आया जनरल लोगों को, कॉमन लोगों को रेमेडी नहीं है, तो लोग ज़्यादा क्विक रेमेडी कह सकते नहीं, तो लोग पुलिस स्टेशन को जो है अवॉइड करते हैं। तो कम छोटा डिस्ट्रिक्ट होगा तो रेमेडी क्विकली मिल जाएगी, ईजिली मिल जाएगी, तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन भी वहाँ जाना पसंद करेंगे। अभी क्या है, वो लोग ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। ओके, सो वी हैव लार्ज कोर ऑफ इनलाइटेड सीनियर IPS ऑफिसर हु कैन मोल्ड द कैरेक्टर ऑफ न्यू इंट्रेंट्स जो आते हैं, उनको मोल्ड करा जा सकता है। एंड जो हमारे जो फादर ऑफ द सिविल सर्विस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उन्होंने जो कॉन्फिडेंस रखा था IAS IPS में, वो फिर से एक लोगों के मन में आ सकता है कि हाँ, उनकी प्रॉब्लम्स उनको क्विक रेमेडी मिल जाएगी, मामला बहुत दिनों तक अटका नहीं रहेगा। ओके, अब आते हैं हम ये एडिटोरियल पर, WHO's रेलिवेंस इज़ फेडिंग। अभी देखा जाए तो लगभग जो 150 कंट्रीज़ ऐसे हैं और 6 जोग्राफिकल रीजन में WHO का ऑफिस वगैरह है, ठीक है, अक्रॉस 150 कंट्रीज़। ओके, अब जो है केसेस जो भी केसेस वगैरह था वर रिपोर्टेड फ्रॉम जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, US इन जनवरी, कोरोना वायरस का। सो WHO माने इतना नहीं ध्यान दिया WHO ने, से इट टुक सम इनएक्सप्लिकेबल, बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लिए। इवन क्या किया कि चाइना को जो है उसने जो है WHO ने बहुत ज़्यादा सराहना दी, एक कह सकते, बिकॉज चाइना एक परमानेंट मेंबर है, फंडिंग अच्छी मिलती है और बहुत सारे लोग जो हैं उसमें चाइना के ही ऑफिसर्स हैं, तो उसको कंडेम करने की जगह उसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस, प्रेज वर्दी रिस्पांस मिला चाइना को। सो बहुत सारे लोग जो है कि यही बोले कि इस तरीके से तो उसका रेलिवेंसी फेड आउट होता जाएगा। ओके, अगर आप राइट टाइम पे गलत चीज़ को स्ट्राइक नहीं करते तो आप मीन्स अगेंस्ट में नहीं जाते, तो दैट मीन्स कि आप डर रहे हैं कहीं से, और फिर ऐसे फिर ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा ही क्या है। सो WHO सिवियरली क्रिटिसाइज, इवन जो इबोला आउटब्रेक हुआ था तब भी क्रिटिसाइज करा गया था WHO को, बिकॉज देखो WHO हैज़ बीन रिड्यूस टू ए कोऑर्डिनेटिंग बॉडी, सही रह गया है, जो डिफरेंट कंट्रीज में कोऑर्डिनेशन करना चाहता है एंड रिच मेंबर स्टेट्स के इंटरेस्ट में वर्क करना चाहता है। सो कुछ भी एक कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि एक आप लीडरशिप क्वालिटी रखो, एक डिसीजन मेकिंग क्वालिटी रखो, तो ये सब चीज़ें जो है धीमे धीमे WHO से फेड आउट होती चली जा रही हैं। सो रिलाइंग ऑन रिच मेंबर स्टेट, ये है WHO इज़ फंडेड थ्रू SS contribution and made by the member state and voluntary contribution from the member state and private donors। ओके, सो इस तरीके से
से वो कहीं ना कहीं WHO एक दबाव में रहता है, इसीलिए गलत एक्शन करने वाले के अगेंस्ट भी वो एक्शन नहीं ले पाता है। अब आते हैं हम इंडियन एक्सप्रेस के टॉपिक पर। एडिटोरियल पेज में हम मैंडेट बिट्रेड ये पढ़ेंगे। सो मैंडेट बिट्रेड में क्या है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 जो आया, इसका हम लोगों ने पहले से ही कवर कर लिया, बट ये जस्ट रिवीजन है, इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखो 1986 को हटा के जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है वो अनटेनेबल है टू दिस पेरेंट एक्ट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द एक्ट रिक्वायर्स द सेंटर टू मेक मेजर्स कि वो प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करे इन्वायरमेंट को। तो जो है अभी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, बिकॉज अभी इन्वायरमेंट परमिशन लेने के लिए जो अगर ये ड्राफ्ट आ जाता है तो इन्वायरमेंट परमिशन लेने के लिए इतना लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, एक सिंपल एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और कोई भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट तक नहीं होगा। ओके, नो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर जो है जैसे कि इनलैंड वाटरवे या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अप टू 25 मेगावाट कैपेसिटी का बनाना है तो भी ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होगा। ओके, इस तरीके की चीज़ें हैं। इसके साथ ही साथ ये है कि देखा जाए तो जो प्राइमरी गोल ऑफ द EI नोटिफिकेशन 2006 क्या था कि प्रिवेंट करना और टू टेक प्रिकॉशनरी मेजर जो कि मिटिगेट कर रहे हैं या एडवर्स इम्पैक्ट डाल रहे हैं इन्वायरमेंट पे। ओके, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट को रोक देना। बट जो प्रपोज नोटिफिकेशन है ये एक्स पोस्ट फैक्टो देखता है, ये चीज़ याद रखना कि बाद में देखता है इन्वायरमेंट क्लियरेंस प्रोजेक्ट, और कहता है कि आप सुओ मोटो आप जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट अ क्लियरेंस एक जो है प्रोजेक्ट इतना बड़ा सा 25 मेगावाट का प्रोजेक्ट वहाँ पे सेटअप हो सकता है। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में ये क्या है, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड रिलेटेड कंसिडरेशन। क्या होगा, इसका कुछ भी नहीं लिखा है। देखो इंडिया एक बहुत ही हाई वल्नरेबल कंट्री है एंड इट शुड बी द गवर्नमेंट प्रायोरिटी कि वो इंश्योर करे रेगुलेटरी अप्रूवल्स गवर्नमेंट से होके जाए। डू नॉट मेक ऐसा कुछ ना हो, कहीं लूप होल ना हो कि मैंने एक प्रोजेक्ट तो आपने सेटअप कर दिया बट इसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हो सकता है कि वो इतने ऐसे जोन में हो कि इन्वायरमेंटली इम्पैक्ट बहुत हो जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। ओके, also decision that will look into the carbon intensive infrastructure in the long term period क्या आएगा, ये सब चीज़ें भी देखने वाली हैं। सो फोर्थ जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है वो इन्वायरमेंट राइट्स को पूरी तरीके से अंडरमाइन करके रख दिया है उसमें। एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस एक्सेस टू रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन। वो इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन भी नहीं ले सकते। देयर इज़ नो एफर्ट टू प्लेस प्रोसेस दैट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जैसे क्या है कि केवल जो है कुछ डे का नोटिस दिया है जिसमें कि लोग आके अपने ओपिनियंस वगैरह रख सकते हैं, और हार्डली 30 डेज़ का ही दिया हुआ है कि इसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो इतने कम डेज में लोग क्या क्या अपना ओपिनियन रखेंगे और क्या लोगों का ओपिनियन माने जाएंगे। ओके, सो इस तरीके से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो नया आया है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है फॉर आवर इन्वायरमेंट। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।